हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उमा टमटा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, मेरी पिछली वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में बताया था। ठीक है, अब हम आज की वीडियो में राष्ट्रपति का सेकंड वीडियो है, जो राष्ट्रपति के कर्तव्य, शक्तियाँ, आपातकाल, इन सब से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की नियुक्ति करता है। अब आपसे देखिए, डायरेक्ट सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, वो भी राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अब आपसे सीधे सवाल तो पहले यही बनता है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति होती है या वो मनोनीत होता है। तो आप क्या बोलेंगे कि हमारा जो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है, नियुक्त होता है। फिर देखो, सभी मंत्री अपने पद पर राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर उत्तरदायी राष्ट्रपति। ठीक है, फिर देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा की गई सलाह के अनुसार ही किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके नियुक्त होती है, राष्ट्रपति पे होती है। ठीक है, लेकिन जो उसमें जो कार्य होता है वो किसकी सलाह पे करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पे करता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियाँ। भारत सरकार के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, अब आपसे देखो, सीधे सवाल बनता है कि भारत सरकार के समस्त जो कार्य होते हैं किसके नाम से होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। फिर देखो, राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की प्रशासनिक शक्ति रखता है। अब ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी भी क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। ये डायरेक्ट सवाल बनता है, तो आप क्या बोलेंगे कि वह अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। फिर देखो, राष्ट्रपति विधायिका के प्रस्ताव एवं संघ के प्रशासनिक कार्यों से संबंधित जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। ठीक है, जो विधायकों के प्रस्ताव और संघ के प्रशासनिक जो भी कार्य होते हैं, जो प्रधानमंत्री करता है, जो भी होता है, तो उसके जो भी जानकारी होती है वो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री से उन सब चीज़ों की जानकारी लें। ठीक है, उनसे सवाल कर सके, ये राष्ट्रपति को अधिकार है। फिर देखो, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को पढ़ते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सेनापति होता है। राष्ट्रपति ही सैन्य प्रमुखों की नियुक्ति करता है। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कौन होता है, तो आप क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति होता है। हालांकि अब सीजीआई करके अलग पद बन गया है, लेकिन उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। रक्षा बलों का सर्वोच्चम समादेश सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, जैसा भी बताया था कि जो सीजीआई की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति को युद्ध या शांति की घोषणा करने और रक्षा बलों को अभिनियोजित करने की शक्तियाँ हैं। ठीक है, अब देखो, राजनीतिक शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति की, उनको देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ वे समझौतों के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अब जो भी संधियाँ समझौते होते हैं अदर देशों के साथ, वो किससे होते हैं, राष्ट्रपति से ही द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, उसके नाम से ही होते हैं। और जो विदेशों में जो भारतीय राजदूत भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण हुआ है पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखना। अब है राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियाँ। धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, जब तक राष्ट्रपति जो अनुमति नहीं देगा तब तक जो है जो धन का है, ठीक है, विधेयक, धन विधेयक जो भी है वो तब तक पेश नहीं होगा। केंद्रीय राज्य के मध्य राजस्व विभाग के लिए वित्तीय आयोग का गठन करेगा। अब देखो, केंद्रीय और राज्य के मध्य जो राजस्व विभाजन के लिए वित्तीय आयोग का गठन होता है वो भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट को संसद के समक्ष रख सकता है। ठीक है, अब जो हमारा बजट है उसको संसद के समक्ष राष्ट्रपति ही रखेगा। ठीक है, अब देखो, विधायिक शक्तियाँ क्या क्या है राष्ट्रपति की, उनको पढ़ते हैं। संसद के सदनों को आहूत करने, छत्रावसान करने व लोकसभा के विघटन की शक्तियाँ किस पे, राष्ट्रपति पर ही है। ठीक है, अब देखो, जो भी संसद की सदनों के जो
सत्रावसान होता है। और जो लोकसभा को जो हम विघटन कर सकते हैं वो राष्ट्रपति ही कर सकता है। अब जो लोकसभा का विघटन है कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 85 में। संसद की संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है, ठीक है। ये उसको कौन सा आर्टिकल में यह अधिकार प्राप्त है, आर्टिकल 108 में, ठीक है। इसमें क्या है, संयुक्त अधिवेशन को विवरण दिया गया है। अब तक बुलाए गए संयुक्त अधिवेशन, अभी तक जो है राष्ट्रपति द्वारा 3 बार ही संयुक्त अधिवेशन बुलाए गए हैं। एक 1961 में, एक 1978 में, एक 2002 में। अब देखो 1961 में दहेज प्रतिबंध विधेयक के समय बुलाया गया था। फिर 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक के समय बुलाया गया था। फिर 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक के उसमें बुलाया गया था। अब देखो ही राष्ट्रपति से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको देखो। साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों का राज्यसभा के लिए मनोनयन, ठीक है। राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। वित्तीय आयोग संघ लोक सेवा आयोग से जीवे अन्य की रिपोर्ट संसद के पटल पर रखता है। अब जो वित्तीय आयोग की रिपोर्ट होती है और संघ लोक सेवा आयोग की होती है, CAG वे अन्य जो भी रिपोर्ट, उन सभी को संसद के सामने राष्ट्रपति द्वारा ही रखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब देखिए संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। अब अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को है। ये अध्यादेश कौन सा आर्टिकल में, 123 में, ठीक है। इसको ध्यान रखना। सीधे सवाल बनता है आपसे कि राष्ट्रपति अध्यादेश कौन सा आर्टिकल में, तो आप क्या बोलेंगे, आर्टिकल 123 में। राष्ट्रपति अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है, ठीक है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, ठीक है। जो अध्यादेश है ये कौन से अधिनियम से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। राष्ट्रपति संघ सूची व संवर्धित सूची से संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो संघ सूची और संवर्धित सूची संबंधित किसी भी विषय में अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए अध्यादेश की अवधि। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेशों को पारित कर लेते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप ले लेता है। अब देखो आजकल क्या है, आपसे जो है क्या दिया जा रहा है, इसमें कौन सा कथन सत्य है, कौन सा सत्य है, इन सब की उससे ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप डीपली इनको पढ़ें। और देखो मैंने डीपली नोट्स बना रखे हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। अब आपसे अगर सीधे सवाल बन जाए कि यदि संसद के दोनों सदनों पर अध्यादेश को पारित कर लेते हैं तो वो अध्यादेश कानून बन लेता है। आपसे पूछेगा कि अध्यादेश कानून कब बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश से पारित कर लें, ठीक है, एक सदन ने क्या, दोनों सदन, तो क्या होगा, कानून का रूप ले लेगा। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकते हैं। संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्ता की होती है। अब देखो किसी भी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी होती है, 6 महीने तक। अगर किसी की मंजूरी नहीं मिले तो क्या होगी, 6 हफ्ते तक ही होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत किसी विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है, अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, विधेयक को छोड़कर पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है। और फिर देखो न्यायिक शक्तियाँ। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। राज्यों के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है। आपसे सीधे सवाल बनता है कि राज्यों के हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, वो राष्ट्रपति ही करता है, आप राज्यपाल नहीं करिएगा। अब देखते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्तियाँ, ठीक है। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति करता है, इनको देखते हैं। प्रधानमंत्री और संघ की मंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रण महालेखा प्रशिक्षण की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। वित्तीय आयोग के
नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। SC ST OBC आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है इन सब की नियुक्तियाँ। ठीक है, इनको ध्यान रखना क्योंकि हर पेपर में इनसे सवाल बन जाता है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो आप इनको बता सकते हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधिक सलाह भी ले सकता है, परंतु न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, अब आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है कि राष्ट्रपति से परामर्श कौन सा आर्टिकल में, तो आप बता सकते हैं 143 आर्टिकल में। फिर देखो राष्ट्रपति की समाधान करने की शक्तियाँ, ये कौन सा आर्टिकल में, अनुच्छेद 72 में। देखो सैन्य न्यायालय से दंडित व्यक्तियों को, संघीय विधि के विरुद्ध दंडित व्यक्तियों को, मृत्युदंड पास हुए व्यक्ति को। ठीक है, अब जो है राष्ट्रपति का अधिकार है कि वो किसी की जो है मृत्युदंड को समाप्त कर सकता है। ठीक, देखो अब देखो मृत्युदंड के समय राष्ट्रपति को समाधान की निम्न शक्तियाँ विधान द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन कितनी शक्तियाँ, 5 शक्तियाँ हैं। अब इनको देखते हैं। लघुकरण, सजा की प्रगति को बदलना। अब इसमें क्या है, देखो मृत्यु को आजीवन कारावास में बदलना, मतलब उसको मृत्यु नहीं होगी, क्या अन्य कारावास उसको मिल सकता है वहीं। अब देखो परिहार, परिहार का क्या है, सजा की मात्रा को बदलना। अब इसमें क्या है, देखो जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष में परिवर्तित वो कर सकते हैं। ये अधिकार किसको है, राष्ट्रपति को इसका अधिकार है। फिर है विराम, विशेष परिस्थितियों की वजह से सजा कम करना। प्रविलंबन, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालना। छता, पूर्णतः समाप्त कर सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति का अधिकार है कि किसी की मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर सकता है। अब देखो राष्ट्रपति संबंधित आपातकालीन शक्तियाँ देखते हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, राष्ट्रपति को ऐसी शक्तियाँ प्रयोग करने का अधिकार है। ठीक है, वो कौन कौन सी शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ 3 शक्तियाँ हैं। अनुच्छेद 52 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि आर्टिकल 52 में क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि राष्ट्रपति शासन कौन सा आर्टिकल में, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 56 में। फिर वित्तीय आपातकाल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, 360, ध्यान रखना। ठीक है, आपसे डायरेक्ट इनसे सवाल बनते हैं। अब हम चलो राष्ट्रीय आपातकाल को डिटेल्स वाइज पढ़ेंगे। यह 3 कारण युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के आधार पर ही लगा सकता है। 44वें संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह से बदल दिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। अब देखो जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल का जो है निलंबन हो सकता है, लेकिन 20 और 21 ऐसा आर्टिकल है जिनका निलंबन जो है वो आपातकाल लगने पर भी नहीं होगा। ठीक है, अब तक लगे आपातकाल देखते हैं। जब पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल कब लगा था, आपसे डायरेक्ट सवाल बनता है, तो आप बोलेंगे 26 अक्टूबर 1962 में। अब आपसे सवाल बनता है कि उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थी, तो आप क्या बोलेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इसका कारण क्या था, इसका कारण था भारत चीन युद्ध। फिर देखो दूसरी बार कब लगा था राष्ट्रीय आपातकाल, 3 दिसंबर 1971 को। उस टाइम पे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे, इसका कारण था भारत पाक युद्ध। और फिर तीसरी बार कब लगा था, 26 जून 1975 को। उस टाइम पे हमारे जो राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, इसका कारण था आंतरिक अशांति। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि आंतरिक अशांति के कारण कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, तो आप बोलेंगे क्या हम पे आपातकाल तीसरा वाला लगा था, जो तीसरी बार लगा था। ठीक है, अब राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, उनको हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 72, राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियाँ, हमने आगे इसको डिटेल्स में पढ़ा था। अब देखो अनुच्छेद 74 में क्या है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अब आपसे सीधे सवाल बनता है कि मंत्रिपरिषद का उल्लेख कौन सा आर्टिकल में, तो आप बता सकते हैं आर्टिकल 74 में। फिर आर्टिकल 77 क्या है, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। ठीक है, आप बताया था ना कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन किसके नाम से होता है, वो होता है राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध प्रधानमंत्री के कर्तव्य। ठीक है, हमने आगे पढ़ा था कि
राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के जो भी संबंधित जानकारी है वो ले सकता है। फिर आर्टिकल 46, संसद के सदनों में अभिभाषण और उनको संदेश का भेजने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 87, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 108, संयुक्त अधिवेशन। बताया था कि अभी तक संयुक्त अधिवेशन जो है 3 बार बुलाए गए हैं। फिर अनुच्छेद 123, अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ। हमने अध्यादेश से संबंधित भी डिटेल्स में आगे पढ़ रखा है, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, कैसा लगा बताना। दोस्तों ये एग्ज़ाम के सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और देखो डिटेल्स में पढ़ाए गए हैं, इनको आप अपने नोट्स के साथ ऐड करिएगा। और ये बहुत 2-3 क्वेश्चन किताबों के मिक्सर से बनाया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही इसमें क्वेश्चंस, ठीक है, वही पॉइंट्स इसमें ऐड किए गए हैं। थैंक यू दोस्तों, कैसा लगा वीडियो बताना और लाइक करिएगा।